Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने आज के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th IT और AI के पार्ट ए को। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप सभी लोग, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 9th में IT लिया है या AI लिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी दोनों की बुक में पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स बिल्कुल सिमिलर है। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए यूनिट नंबर 1 दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स के पहले चैप्टर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और इसे पूरा फिनिश करेंगे एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना, और आगे इसी तरीके के सारे वीडियोस चाहते हो सभी चैप्टर्स के तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस वीडियो। अभी हाइप कैसे करना है वो मैंने बता दिया है लास्ट सेशन में, है ना, जाके वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में। ओके जी, तो करते हैं श्री गणेश। क्लास 9th वाले ध्यान से सुन लो, जिन्होंने आईटी ऑप्ट किया हुआ है या जिन्होंने एआई ऑप्ट किया हुआ है, बेटा पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। ठीक है जी, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th से ही हम क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, एंड बिलीव मी क्लास 9th में जो पार्ट ए आप पढ़ने वाले हो एज इट इज सिमिलर पार्ट ए आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। वही कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, यही 5 यूनिट जो क्लास 9th में आप पढ़ोगे एज इट इज आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो क्लास 9th के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के स्टूडेंट आए हुए हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये सेशन दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ से जो 10th क्लास में जब आप आओगे ना तो यहाँ से पार्ट ए से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे 9th क्लास में भी 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, बट 9th क्लास का जो पेपर है ना वो आपके स्कूल टीचर बनाते हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो यहाँ से आपको 10 नंबर के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस दे सकते हैं। मींस कि मैं क्लियर कट बात आपको कहूँ तो पार्ट ए 5 यूनिट से सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और यही सेम यूनिट्स 10th में भी है। बट आपके स्कूल में किस लेवल का पेपर बनता है, क्योंकि 9th क्लास तो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपके टीचर्स 4 नंबर के भी क्वेश्चंस बना दे, तो हम बिल्कुल उसी लेवल की पढ़ाई करेंगे और पूरा चैप्टर आज इस एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, है ना, 1 शॉट के फॉर्मेट में। तो क्लास 9th आईटी एआई वालों ने ध्यान से सुन लिया है, एंड होपफुली आपको अब आज के सेशन का टारगेट भी क्लियर हो चुका है। आगे के सारे वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलेंगे, आईटी और एआई के कंबाइंड वीडियोस, क्योंकि पूरा पार्ट है एग्जैक्टली सिमिलर है। ओके, तो इंट्रोडक्शन से शुरू कर लें। अब जैसा चैप्टर का यूनिट का नाम है वैसा इसका काम है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, क्या बोला कि मैम क्लास 9th हो या 10th हो, आईटी हो या एआई हो, भाई एग्जैक्ट सिमिलर सिलेबस है। और इस बात को यदि आपने बहुत ध्यान से सुना, कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी आपको बताई कि बेटा सिमिलर सिमिलर पार्ट ए है, पार्ट बी इज डिफरेंट बट पार्ट ए इज सिमिलर। यदि ये बात समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे थम्स अप देके बता दो। और इसी को कहते हैं हम कम्युनिकेशन। जब सामने वाले को आपकी बात समझ में आती है, जब आप अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को शेयर करने की कोशिश करते हो एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में जो दोनों को समझ में आ रही है, जिससे आप कह रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, मींस आई एम द सेंडर एंड यू ऑल आर द रिसीवर्स। तो आप यदि मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो अभी थम्स अप देके मुझे बताओगे कि यस मैम आई अंडरस्टूड दिस थिंग, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे। तो इस तरीके से मैं ये समझ जाऊंगी कि यस कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। और इसी को कहते हैं बेटा बेसिकली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी पर्सन जब अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को, ओपिनियंस को शेयर करने की कोशिश करता है किसी और पर्सन के साथ में, तो बेसिकली इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मीन्स एक्सचेंजिंग द आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन अमंग द people, okay? People use different methods of communication. अब कम्युनिकेशन का तरीका सिर्फ बोलकर ही नहीं होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलकर, लिखकर, हर तरीके से समझा रही हूँ ना, तो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलकर ही नहीं किया जाता है। कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो कौन सी मेथड्स होती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कम्युनिकेशन करने वाले हो। अंडरस्टूड? सो द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप कौन सी मेथड यूज करना है कम्युनिकेशन की, वो डिसाइड करते हो। लाइक मैसेज आपका
अर्जेंट है, या आपके पास में टाइम पर्याप्त है तो आप अलग मेथड का यूज कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन में कोई एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो रहा है, या इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल का आपको कम्युनिकेशन करना है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो जैसी नीड होती है वैसा कम्युनिकेशन होता है। ओके जी, अब कितनी मेथड्स होती हैं जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, IM पे लिख लो। ये 9th में एज वेल एज 10th दोनों में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे यहां से। ओके जी, तो एकदम इनिशियल लेवल से आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 बेसिक मेथड्स होती हैं कम्युनिकेशन की, 1 इज वर्बल, 2nd इज नॉन वर्बल एंड 3rd इज विजुअल। अभी वर्बल का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन आप बोलकर कर रहे हो, जो कम्युनिकेशन आप लिख कर रहे हो, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, मैसेज टाइप करके बातचीत करते हो अपने दोस्तों के साथ, अभी करते हो कि नहीं? ऑब्वियस करते हैं मैम, है ना। छुप छुप कर जब बातचीत करनी होती है, जब आप फोन पर बोलकर नहीं कर पाते हो तो आप लिखकर ही बात कर रहे होते हो। तो जी हाँ, लिखकर और बोलकर बातचीत करने वाले कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, और वही जब मैं बात करूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वो कम्युनिकेशन जिसमें किसी वर्ड्स का आप यूज नहीं करते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जी हाँ, यहां पर मैं बता रही हूं उस कम्युनिकेशन के बारे में जिसमें आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो। ठीक है जी, आप मम्मी ने कहा खाना खा लिया, तो आपने हेड नॉट करके बता दिया खा लिया, आपने मुंह से नहीं बोला। तो यहाँ पे आपके जो बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं ना, उस फॉर्मेट में जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, दिस इज नॉन वर्बल। एंड द लास्ट इज विजुअल, जिसमें ना तो वर्बल होता है ना नॉन वर्बल होता है, जो सिर्फ इमेजेस, ग्राफिक्स, पिक्चर्स को देखकर आप कम्युनिकेट कर पाते हो, वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे 3 लाइट्स आप देखते हो, जरा जल्दी बताओ, ट्रैफिक सिग्नल्स पे 3 कौन से कलर की लाइट होती है मैम? रेड, ग्रीन और येलो। ऑब्वियस, उन तीनों लाइट को देखकर क्या समझ में आता है? इजीली समझ में आ जाता है मैम, रेड लाइट ब्लिंक हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहीं पर स्टे करना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, सिग्नल क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज चालन कट जाएगा, और आजकल तो घर पे आ जाता है मैम। तो भाई किसी चीज को देखकर आपको चीजें समझ में आ गई, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, है ना। तो वो बेसिकली आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। एंड होपफुली ये एग्जांपल्स काफी थे इन तीनों को समझाने के लिए, बट एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में तो आंसर्स लिख कर आने होंगे मैम, तो बेटा जी समझो ध्यान से, है ना। डेफिनेशन क्या लिखोगे? वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंटेड मैसेजेस। जो भी मैसेज आपको भेजना है रिसीवर तक, इंटेंटेड मैसेजेस आप डिलीवर करते हो विद द यूज ऑफ वर्ड्स। ओके, वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल्स टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज। वर्ड्स जो है ना, अल्टीमेटली मैं बता रही हूं, वो कहते हैं ना शब्दों की कीमत होती है ना। आप कैसे दिख रहे हो वो बाद में मैटर करता है, पहले आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो आप बोलते हो, वो ज्यादा मैटर करते हैं। उससे आप किसी भी इंसान का पता लगा सकते हो। तो वही यहाँ पे जो भी वर्ड्स आप यूज करते हो वो एक्यूरेट और वो पावरफुल होते हैं आपके आइडियाज को शेयर करने के लिए। सो देयर आर 2 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया कि आप बोलकर और लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हो। भाई आपको छुट्टी लेनी है एक स्कूल से, तो क्या करते हो? बोलते तो नहीं हो सिर्फ कि मैम आज मैं नहीं आऊंगा, या मेरी लीव लगा देना, मेरी अटेंडेंस मत लगाना, ऐसा नहीं होता है ना बेटा। प्रॉपर एक डिसिप्लिन आपको एक फॉर्मल लेटर या फॉर्मल एप्लीकेशन टाइप करनी होती है। वो रिटर्न एप्लीकेशन आपकी ऑन पेपर भी हो सकती है या व्हाट्सएप पर मैसेज भी हो सकता है जनरली। सो दिस इज द टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। और वही आप फोन कॉल पे किसी से बात करते हो, या फिर आप अपने घर में पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से बातचीत जो करते हो बोलकर, वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट से फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या लिख कर आओगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन. It is more natural form of communication in place of written form. Okay, most significant advantage of this communication is provide immediate feedback and clarification. Underline this word. ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को बोला चल कहीं घूमने चलते हैं, फोन लगा के बात कर रहे हो, उसने तुरंत आपको आंसर कर दिया। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पे इमीडिएटली उससे पूछ रहे हो, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, और वो इमीडिएट आपको आंसर कर पा रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्लास में टीचर ने आपको बोला कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और आपको तुरंत इमीडिएटली खड़े होकर आंसर बताना ही पड़ेगा। नहीं आता है तो ये बताओगे सॉरी मैम आई डोंट नो, और आता होगा तो ये बताओगे इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा। होता है कि नहीं होता है? इमीडिएटली क्वेश्चंस होते हैं, इमीडिएटली आंसर्स होते हैं। सो बेटा जी दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन. ओके, यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. टेक टर्न्स टू स्पीक एंड एंटर इनटू अ काइंड ऑफ डायलॉग टू मेक द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस पर्पसफुल. यहाँ पे जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो दोनों का एक्टिव
पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप जैसा चाहते हो ना वैसा फीडबैक ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लास में टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, पता चला आपका ध्यान कहीं और ही है ना, आप सोच रहे हो आज घर जाके क्या खाना खाने वाला हूं मैं, या आज शाम को मैं कौन सी मूवी देखूंगा, या ऐसे कुछ ख्यालों में आप खोए हुए हो, या फिर किसी फ्रेंड के ख्यालों में खोए हुए हो बेटा जी, तो टीचर आपसे जो भी पूछ रहा है आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। तो स्पीकर और लिसनर दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी आपका ओरल कम्युनिकेशन पर्पसफुल होता है, तभी आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है। अंडरस्टूड? और ये टाइम सेविंग एंड यूजफुल टूल होता है। अभी किसी को लिखकर कोई मैसेज कर रहे हो, सामने वाला ऑनलाइन ही नहीं है, भाई आपने आज अपने दोस्त को कोई मैसेज किया कि चल कहीं घूमने चलते हैं और वो दूसरे दिन रीड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो रिटन कम्युनिकेशन वो क्या हुआ, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हुआ, है ना। बट जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो इमीडिएट होता है, तो टाइम सेविंग होता है, यूजफुल टूल होता है। इमरजेंसी में किसी से कुछ बात करनी तो भाई तुरंत फोन कॉल करो, या फेस टू फेस पास में रहता है कोई तो आप उससे फेस टू फेस जाके बातचीत कर सकते हो। नाउ इट लेट्स द पर्सनल टच टू इंटरैक्शन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशंस, स्पीचेस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस। अंडरलाइन दिस वर्ड बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन योर एग्जाम। लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपसे आपकी 9th क्लास में भी पूछा जाएगा। सो अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इनवाइटेड है इस सेशन में, बिकॉज ये जो मैं पढ़ा रही हूं ना ये दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो अपने 10th क्लास वाले सीनियर्स को बता दो जरा जाके। ओके, नाउ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट ना, इसको मार्क कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अभी ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फीचर्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, एग्जांपल्स पढ़ लिए। मैम अभी एग्जाम में ओरल कम्युनिकेशन आया तो बता दोगे क्या होता है ना। ओरल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स, आप जब भी बातचीत कर रहे होते हो तो एक पेस मेंटेन करना होता है आपको, आपके प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं आपको, है ना, इरिटेट हो जाएगा। वॉल्यूम और पिच लेवल मेंटेन होना चाहिए, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो आपको बात करनी है। आप जो भी वर्ड्स कह रहे हो वो पहले से प्लान होने चाहिए, मतलब सही वर्ड्स को सिलेक्ट करो और बात करो, ऐसा नहीं कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। और एक फ्लुएंसी मेंटेन करना है, चाहे आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, फ्रेंच में बात करो, उर्दू में, गुजराती में, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो, फ्लुएंसी मस्ट। ओके, एंड कम्युनिकेशन की जो लेंथ है वो भी बहुत मैटर करती है। पता चला अपने दोस्त को कोई कहानी सुनाए चले जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो नहीं सुनेगा, वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुनेगा आपकी बात। मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक लेंथ मैटर करती है कम्युनिकेशन की। आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि सामने वाला आपकी बात को सुने, और देखो बोलने से ज्यादा ना लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी जितने स्टूडेंट मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, यदि वो एक एक बात को समझ रहे होंगे ना ध्यान से, तो वो पूरी वीडियो तक बैठेंगे और सुनेंगे। ओके, वाई? बिकॉज यू नो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो कि अगर ये समझ लिया तो आंसर अपनी ओन लैंग्वेज में लिख कर आओगे, है ना। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा जी लिसनिंग स्किल्स होना भी बहुत जरूरी होता है। अभी पेस का क्या मतलब होता है, यही आपसे पूछ लिया, वाई पेस इज इंपॉर्टेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे? यही तो गाड़ी अटकती है मैम, यही तो समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। हमने सब पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर इसका आंसर लिखे क्या। आपको सब पता है फिर भी लिख नहीं पाते हो। सुनो, पेस मीन्स, इट मीन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू स्पीक। इफ स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, the receiver may not be able to absorb and interpret the message correctly. अभी कोई बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस से बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको आधी बातें समझ में आएगी, आधी नहीं समझ में आएगी। समझ नहीं आएगा कि राम कौन था, कहानी खत्म हो जाएगी, पूरी कथा खत्म हो जाएगी, है ना जी। तो वही यहाँ पे बात है कि ना तो आपको बहुत ज्यादा स्लो बोलना है और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है। एक पेस, एक लेवल, एक स्पीड मेंटेन करके चलनी है। ऑन द अदर हैंड, इफ स्पीकर टॉक्स टू स्लो, तो आपको उसकी आवाजें सुनाई नहीं देगी और अल्टीमेटली जो लिसनर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, है ना जी। तो बात समझ में आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस। नाउ सेकंड इज प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो वो क्लियर, करेक्ट होने चाहिए, साउंड करेक्ट निकलने चाहिए आपके मुंह से, ओके, ताकि जो वर्ड्स आप बोल रहे हो उसका प्रॉपर एम्फेसिस हो सके, मतलब वो प्रॉपर जो रिसीवर है उसके माइंड पे जाके अटैक कर सके और वो आपकी बातों को सुने, समझे। अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ वॉल्यूम और पिच लेवल, अब वही बात हो गई, इसके पहले पेस पढ़ा था, उसमें स्पीड की बात होती है। पेस और वॉल्यूम में डिफरेंस समझना। वॉल्यूम का मतलब होता है यहाँ पे आपका, इट मीन्स हाउ लाउड और सॉफ्ट वॉइस इज। अभी कोई बात आप बहुत ज्यादा शाउटिंग वे में कह रहे हो, उसको आप नॉर्मली भी कह सकते हो। सो हियर्स
द पिच एंड वॉल्यूम मेंटेन्स, ठीक है। इफ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम विद समवन सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ही मे साउंड डोमिनेटिंग, है ना जी, एंड द रिसीवर माइट फील द थ्रेटन. On the other hand, speaking in a soft voice leads the receiver that think speaker is shy or not confident, so need a balanced tone. ये कहते हैं ना, अगर आप बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में बात करोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला रिसीवर आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपकी आवाज चुभेगी उसको कान को. लेकिन वही यदि आप बहुत सॉफ्ट वॉइस में, बहुत स्लो वॉइस में बोलोगे, बहुत ही स्लो वॉइस में, तो वो भी तब भी आपकी बात को नहीं सुन पाएगा. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट, ना बहुत ज्यादा स्लो, ना बहुत ज्यादा तेज स्पीड में, ना बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में. यू शुड मेंटेन अ बैलेंस्ड टोन व्हाइल टॉकिंग विद समवन. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ नाउ चॉइस ऑफ वर्ड्स. अभी किसी से भी बात करोगे तो वर्ड्स का चॉइस करना वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या कहा, शब्द ही एक तीर कमान के जैसे होते हैं, किसी को चुभ जाते हैं, किसी के मन को भा जाते हैं. जितना मीठा बोलोगे उतने अच्छे बनोगे, और जितने तीखे वर्ड यूज करोगे, जितने टफ, जितने डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे, उतना ज्यादा सामने वाले को कंफ्यूजन के स्टेट में रखोगे. So may I understand to you all ना कि choice of words is very important. It refers to choosing the appropriate words while communicating. Consider the following example where a remark about someone's shoes using two different words leads to entirely different interpretation by the receiver. दिस इज द एग्जाम्पल. होपफुली एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा और इससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी. सुनो, ये टेबल में एक कमेंट्स और इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है. किसी ने किसी को कमेंट किया शूज के बारे में और उसने क्या समझा. सो अगेन कमेंट गिवन बाय द सेंडर एंड इंटरप्रिटेशन डन बाय द रिसीवर. ओके, सो दिस शूज आर वेरी चीप. क्लियर. और इंटरप्रेट क्या किया गया, द शूज लुक शेबी, द शूज आर नॉट कॉस्टली. Understood. Next, the shoes are very economical. The shoes are not costly. So there is the interpretation and comments. तो जब भी आप words का यूज कर रहे हो, अब यहाँ पे आप words देख सकते हो और यहाँ पे आप words देख सकते हो, तो there is a difference. तो use appropriate words. The choice of words must be correct while you are talking to someone, while you are communicating with someone. Understood? Get it? Now fluency. What is the fluency? Again, it refers to the ability to speak with easy and accuracy in a language. अभी fluency का मतलब ऐसा है कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, ठीक है मैम, आप स्पीड भी मेंटेन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है मैम, और आपने ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा स्लो वॉइस रखा है, इज इट ओके. बट यदि आपने यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं रखी, मतलब जो आप बात कर रहे हो आपकी बात में सही नहीं है, आपकी बात गलत है, या आपकी बात में एक्यूरेसी नहीं है, तो वही आपका जो कम्युनिकेशन है वो खराब होने लगता है. सो टू टॉक विथ फ्लुएंसी मीन्स योर स्पीच फ्लोज वेल एंड देर आर नॉट मेनी इंटरप्शंस टू दैट फ्लो. मीन्स कि समटाइम्स क्या होता है ना, जब आपसे कोई कुछ बात कह रहा होता है, वो नहीं कह पाता है, तो इस तरीके से बीच बीच में करने लगता है, आई नो, यू नो, लाइक इस तरीके से जो वर्ड्स है वो यूज होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं वीक करते हैं. सो फ्लुएंसी मस्ट मेंटेन. आपको बीच में ज्यादा पॉज नहीं लेना है, बीच में ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग विद समवन, और हमेशा फैक्चुअल बात करो जो सही है. क्या मिल जाएगा र्यूमर्स फैला के, इधर उधर की बातें करके. भाई सरल बनो, सिंपल बनो, किसी को उलझाने वाले काम ही मत करो. खुद उलझे रहोगे तो दूसरों को भी उलझाओगे. मेरी बात समझ में आ रही है ना. तो कुल मिला के जितना सॉल्विंग रहोगे खुद के लिए, जितना ज्यादा सिंपल बात करोगे, उतना ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ में जियोगे और प्रॉब्लम्स भी उतनी ज्यादा कम होगी. Understood? Now for example, too many pauses and words like you know, I know used by the speaker may distract the receiver and break the flow of communication. कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर जो फ्लो है वो ब्रेक होता है. तो अब ये सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं. नाउ लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वही, ज्यादा लेंथी मैसेजेस उतना ही वीक आपका कम्युनिकेशन. सो ध्यान रखना है, द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. जितना ज्यादा आप सिंपल, शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करोगे ना बेटा जी, उतना ज्यादा अटेंशन रिसीवर का बनेगा और वो आपकी बात को सुनेगा भी और आपको सही फीडबैक भी देगा और इंटरप्रेट भी करेगा. नाउ speaker talks for a long duration of time about the things which are not relevant to the topic na, the listener lose interest in the speech and purpose the speech is defeated. And sometimes it happens, पता चला आपकी क्लास में कोई नया टीचर आया है और जो सब्जेक्ट दिया गया था वो सब्जेक्ट से हटकर आपको कुछ और ही पढ़ा रहा है. ठीक है, टॉपिक से हट जाते हो. अभी सपोज कि मैं आपको यहाँ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और पहुंच गई मैं शाहरुख खान की मूवी पर. अभी वो कौन सी लेटेस्ट मूवी आई है? जी हाँ, सैयारा मूवी. भाई छोड़ दो सैयारा वैयारा की कहानी, आ जाओ अपने क्लास 9th के IT पर, AI पर. समझ में आई बात? ये सब फिजूल की बात है. तो सपोज कि मैं अभी मूवीज के बारे में बात करने लग गई. सो दिस इज नॉट लाइक दैट. आपका जो कम्युनिकेशन का टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइज. और जितना शॉर्ट एंड स्वीट बात करोगे उतना अच्छा और उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपको कहना है.
नाउ अब इसके यदि एग्जाम में आते हैं एडवांटेजेस, तो अब इतनी कहानी आपने मुझसे सुन ली ओरल कम्युनिकेशन की, तो आई होप कि आप एडवांटेजेस आराम से लिख कर आ सकते हो। बट अगेन द सेम पॉइंट इज दैट कि मैम लिखेंगे क्या, समझ तो आता है बट लिखना नहीं आता, तो ये लिख कर आओगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑब्वियस। इट इनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट एंड टीम वर्क विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में 5 बच्चों को आपको कहा गया कि आपको कोई एआई का या आईटी का मॉडल बनाना है, भाई वर्किंग मॉडल बनाना है, तो एक ऐसा बच्चा होगा उसमें जो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा होगा, वो उस प्रोजेक्ट का लीडर बनेगा और वो सबको इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई तुम्हें डिजाइनिंग करना है, तुम्हें ये सामान लेकर आना है, तुम्हें इस तरीके से ये मॉडल को बनाना है, ये वाला पार्ट तुम्हें कंप्लीट करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो डिसीजन मेकिंग में आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इनकरेज करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। सबसे बिगर एडवांटेज इज दैट कि इमीडिएट फीडबैक आपको यहाँ पर मिलता है और कॉस्ट एफिशिएंट होता है ना। आपको लिखने में कोई पेन पेपर का कॉस्ट लग रहा है, बस यही है कि बोलने में आपकी थोड़ी एनर्जी लग रही है, बट इट इज ओके ना। आपको यदि किसी से फीडबैक चाहिए तो आप बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ इट इज प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। समटाइम्स आपसे जब किसी से आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर पे या प्राइवेट बात करनी होती है तो हम ओरल कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं। अब जहां किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं बेटा जी, वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है और हो ही नहीं सकती, भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है ना जी। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज के जिसके एडवांटेज मिलेंगे वहां डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है। ये वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें इमोशंस विजिबल होते हैं और कभी कभी आपने बोला किसी और तरीके से होता है, सामने वाला समझ किसी और तरीके से लेता है, तो आपके जो शब्द है वो चुभ सकते हैं। मैंने क्या कहा, जितना मीठा बोलोगे उतने अच्छे बनोगे और जितना कड़वा बोलोगे, जितने ज्यादा टफ वर्ड्स यूज करोगे उतने ज्यादा डिफिकल्ट बनोगे। तो मिसकम्युनिकेशन की स्टेट भी कभी कभी आ जाती है ना, जिससे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स वाले सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है ना। इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, मतलब 100 बात बोली हुई और 1 बात लिखी हुई, जल्दी बता दो कौन सी वैलिड होगी, है ना। बोले हुए का क्या प्रूफ है मैम, मैंने आज तुमसे कुछ बोल दिया और कल को मैंने कर गई कि मैंने तो बोला ही नहीं, तो फिर क्या बोलोगे आप, नहीं ना। लेकिन 100 बात बोली हुई और वही एक चीज को यदि मैं लिखकर ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर आपको लिखकर साइन करके बकायदा दूंगी तो देयर इज अ प्रूफ कि यस मैम दिस इज द प्रूफ, है ना। ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, ये उसी का एडवांटेज है कि ओरल कम्युनिकेशन में कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में लीगल वैलिडिटी होती है। तो अब इससे आप रिटन कम्युनिकेशन को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो ये जितने एडवांटेज और जितने डिसएडवांटेजेस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, ये ओरल और रिटन के डिफरेंस में बहुत काम आने वाले हैं। डिफरेंस यही पॉइंट्स बनाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके जी, तो कहानी क्लियर हुई। नाउ इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड मैसेज कैन बी इजीली फॉरगॉटन। ऑब्वियस, आपको मैंने कुछ कहा, आप उसको फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रख सकते हो अदर देन रिकॉर्डिंग एंड ऑल, बट कही हुई बात को आप फ्यूचर में रिकॉर्ड के फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हो, परमानेंट रिकॉर्ड होता ही नहीं है मैम। हाँ, लेकिन रिटन कोई चीज लिखी हुई है तो उसको आप रजिस्टर वगैरह में संभाल के रख सकते हो, फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पोकन ड्यू टू वेरियस असेंट्स एंड फेस इन ओरल कम्युनिकेशन। समटाइम्स सपोज ये मान लो कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आया है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सारी बातें सिर्फ हिंदी में ही समझता है। अब आप उससे इंग्लिश में बातें कर रहे हो, भाई क्या मतलब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो आपका ओरल कम्युनिकेशन जो है, आपसे जो भी बात कर रहे हो वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो लैक है वो आपके ओरल कम्युनिकेशन में होने वाला है। एंड दिस इज द डिसएडवांटेज कि समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग एंड व्हाट द रिसीवर इज अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। कोई किसी को नहीं झेल सकता इतना जो लंबी लंबी बातें करता है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन मैं तो यहाँ आपके लिए काम की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ओके, अभी ओरल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन आया तो क्या लिखोगे, जैसा जैसा ओरल में पढ़ा है जस्ट उसका ऑपोजिट हम रिटन में लिखते चलेंगे, है ना जी। तो रिटन के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। इट इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स। भाई बोलने की जगह यहाँ पे आप सारी चीजें लिखते हो, जो बातें आप बोल नहीं सकते हो वो दिल की बातें आप लिख कर शेयर कर सकते हो। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक हेल्पफुल सोर्स होता है। फिर चाहे आप व्हाट्सएप का यूज करो, आप टेलीग्राम का यूज करो, इंस्टाग्राम का यूज करो, या आप कोई फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखो या कोई एप्लीकेशन लिखो, व्हाटएवर यू वांट, ईमेल लिखो, दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ
written communication. So it is the most formal form of communication. ये formal form of communication है, oral informal form of communication है. Innovative activity होती है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप वर्ड्स को सिलेक्ट करके प्रॉपरली एक करेक्ट ऑर्डर में जमा कर लिखते हो. अभी जमा कर लिखते हो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जब भी कोई चीजें लिखते हो तो उसको प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्मेट में फॉर्म करके फिर ही लिखते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, रिज्यूमे बनाना है, ब्रोशर बनाना है, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, कॉन्ट्रैक्ट, नोटिसेस. अभी सीबीएसई से जितने भी करिकुलम्स आते हैं, जितने भी सर्कुलर्स आते हैं वो रिटन फॉर्मेट में आते हैं. कभी सुना है सीबीएसई ने कुछ फोन करके आपको अनाउंस कर दिया हो? इट इज नॉट लाइक दैट. अंडरस्टैंड. तो जितने भी रिपोर्ट्स, रेज्यूमे, ब्रोशर्स, आपके मैसेजेस, एप्लीकेशंस, लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस, मेमोरेंडम्स, ऑफिशियल लेटर्स वगैरह जो होते हैं सभी रिटन फॉर्मेट में होते हैं. नाउअडेज रिटन कम्युनिकेशन हैज बिकम शॉर्टर एंड फास्टर. अभी आजकल तो देखो आप, सोशल मीडिया का जमाना है मैम, आधी से ज्यादा चीजें, पेपर वर्क तो लगभग बंद ही हो गया है. सारी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स ऑनलाइन हो चुकी है मैम. तो रिटन कम्युनिकेशन जो है शॉर्टर और फास्टर हो गया, जिसमें एसएमएस, मैसेंजर्स लाइक व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया आर वेरी मच पॉपुलर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द मैसेज शुड बी मीनिंगफुल, कॉन्साइज एंड कंप्लीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटन एज वेल एज ओरल. दोनों के केस में ये बहुत जरूरी है कि जो मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, पहला तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, दूसरा कंसाइज मतलब शॉर्ट होना चाहिए, और तीसरा कंप्लीट होना चाहिए. अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि मैम कंसाइज वे में बातचीत करो, मतलब शॉर्ट और स्वीट बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि आधी अधूरी बातचीत कर लो. मैंने कहा चलो पिकनिक पे चलेंगे, बस इतना कह दिया, खत्म कहानी. अब कब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, किधर चलेंगे, कौन कौन चलेगा, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, आधी अधूरी बात हो गई. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो कम बोलना है, लेंथी मैसेज नहीं रखना. इट मीन्स व्हाट कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज रखना है बट कंप्लीट भी रखना है. ओके जी. अब रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो गए? तो इट अलाउज सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज. ओके. नाउ इट हैज लीगल वैलिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया. इट इज सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द लेंथी मैसेजेस. अभी आपको यदि लेंथी मैसेजेस भेजना है तो आप लिखकर 2 पेज क्या 10 पेज का आंसर लिख सकते हो. देखो वही बात हो गई कि एग्जाम में जो आप कम्युनिकेशन करते हो, अभी जो आपके एग्जाम्स होने वाले, टर्म 1 एग्जाम्स या फॉर्मेटिव असेसमेंट, यूनिट टेस्ट वगैरह अगर हो गए हो तो ठीक है, नहीं भी हुए तो होने वाले. या फिर मैं बात करूं आपके टर्म 2 एग्जाम, हर एक एग्जाम में टेस्ट में क्या करते हो, आंसर्स लिखते ही हो ना. एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी जाती हूँ कॉपी चेक करने. तो हम बच्चों के आंसर्स को पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ में कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रिटन वे में अपने जो भी दिमाग में चल रहा होता है, जो आप याद करके आते हो, जो आप पढ़ के आते हो, उसको लिख रहे होते हो. अंडरस्टूड. सो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप लेंथी मैसेजेस को भी लिख सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते हो. भाई कोई आंसर है 4 नंबर का, यदि आपने उस 4 नंबर के आंसर को 1 पेज में लिखा तो भी ओके, 2 पेज में लिखोगे तो भी ओके, 4 पेज में लिखोगे तो भी ओके, है ना. तो यहाँ पे मार्क्स आपको 4 ही मिलने. सो यू कैन फॉर्म एनी लेंथी मैसेज ऑल्सो. नाउ रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज. इसके डिसएडवांटेज देखो क्या हो गए कि मैम टाइम कंज्यूमिंग है. ओरल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना. वहां पे आपका टाइम सेव होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लिखने में समय जाता है, यहाँ पे आप कॉस्ट भी लगती है. भाई पेन पेपर का यूज कर रहे हो, यदि आप मोबाइल फोन से व्हाट्सएप, टेलीग्राम का यूज करते हो, वहां भी डिवाइस चाहिए होता है. नाउ इट प्रोवाइड्स डिलेड फीडबैक. वही लाइन हो गई कि आपने आज अपने दोस्त को मैसेज किया और भाई बंदा कल ऑनलाइन आया है, तो पूरे 24 घंटे का डिफरेंस आ चुका है आपके कम्युनिकेशन में. सो यहाँ पर आपको जो फीडबैक मिलता है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज टाइम टेकिंग हो सकता है, बोल सकते हैं. अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. अभी ओरल रिटन में डिफरेंस लिख दोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है. चलिए बढ़ जाए आगे. 2 और मेथड्स बची हुई है. अभी एक ही मेथड कंप्लीट करिए, वर्बल, है ना जी. अब आ चुके नॉन वर्बल. तो वर्बल में यूज होता है वर्ड्स का. वर्बल होती है ओरल एंड रिटन. अंडरस्टूड. बट नॉन वर्बल इट्स टोटली अपोजिट. नॉन वर्बल में कोई वर्ड्स नहीं होते हैं. तो बिना वर्ड्स के होते हैं क्या? इशारेबाजी. जी हाँ. अभी जो आप इशारों में बात नहीं कर लेते हो, है ना, जिसमें आपकी बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स, आपकी जो भी हरकतें हैं वो बयां करती हैं, वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. अंडरस्टूड. अब ये होता क्या है? इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, आइदर ओरल और रिटन. चाहो तो आप ये कम्युनिकेशन ओरल रिटन की प्लेस पर किसी भी तरीके से कर सकते हो. ठीक है. जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड फिंगर्स का यूज कर सकते हो. बॉडी लैंग्वेज जो है आपका प्रॉपर्ली वो डिफाइन करता है कि आप बोलना बताना क्या चाह रहे हो. अंडरस्टूड. और ये समटाइम्स इफेक्टिव होता है. अब एक जो काम की बात जो आपको अंडरलाइन करनी है वो ये है कि इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड
टू एनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन। देखो कोई भी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को हमेशा एनहांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर सिर्फ सावधान की स्थिति में खड़ी हो जाती हूँ और कैमरा भी फेस नहीं करूँ, आपसे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करूँ, इधर उधर देखकर पढ़ा दूं, क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन बन पाएगा? नहीं। जब तक कि सेंडर का फुल अटेंशन नहीं होता रिसीवर तक, आपका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज नहीं होता है, तब तक आपका अटेंशन बनता ही नहीं है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, जो आपके बॉडी मूवमेंट्स है, वो आपकी बातों को और एनहांस करते हैं, आपके कम्युनिकेशन को और एनहांस करते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो इसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हो, जब थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस वर्क्स। ओके और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है उस टाइम पे। नाउ रिसर्च बाय अल्बर्ट मेहरबियन सजेस्ट दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज मोर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द रिसीवर देन द स्पीकर वर्ड्स। आपके वर्ड्स की प्लेस पर जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये उन्होंने कही है बात। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर्स हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स देख लिए, इसके फैक्टर्स देखो। सबसे पहला फेशियल एक्सप्रेशन। देखो वही चीज है, आप बोलो मत भले लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन सब बता देते हैं। आप घर गए हो और घर पर आपको जाकर पता चला, जैसे ही स्कूल से घर गए हो तो आपकी मदर ने फेस देखकर ही पहचान लिया कि आज स्कूल में क्या हुआ है। आपको डांट पिटी है, आपका दिन अच्छा गया है, आप खुशी खुशी जा रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता देंगे कि आपका दिन अच्छा गया है। आप दुखी होके, सैड होके जाओगे, आपका मुंह लटका हुआ रहेगा, तो आपकी मदर देख के पहचान जाएगी कि आज इसका दिन अच्छा नहीं गया। सो इट मीन्स व्हाट? आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा बट आपकी मदर सब समझ गई। हाउ इट इज पॉसिबल? with the use of facial expressions, gestures, voice, body language, eye gaze, physical contact, dress and appearance. These all are the factors of non-verbal communication. One by one इनको discuss करते हैं because exam में आ गए, यही क्वेश्चन आ गया, how your dress and appearance enhance your non-verbal communication. तो क्या लिख कर आओगे? है ना जी? How your facial expression enhance non-verbal communication. What is the factor is this? इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो आपको प्रिपेयर रहना है। 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट होता है। आप किसी से भी बात कर रहे हो, यदि उससे प्रॉपरली आपके एक्सप्रेशन सही नहीं है तो वो बंदा आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। ठीक है, वही बात हो गई कि आप जो बोल रहे हो उसके साथ आपके एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए तो ही आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। गेस्चर्स, आपके जो बॉडी गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो भी सही होना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन गेस्चर्स इंक्लूड वेविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग फिंगर्स, नंबर्स। ठीक है, आप किसी को ऑल द बेस्ट कहना चाहते हो तो आप इस तरीके से शो करते हो, या डन कहते हो तो भी आप इस तरीके से शो करते हो। किसी को हाई बाय कहते हो, हेड नॉट, हैंडशेक करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, दिस आर दी बॉडी gestures or postures. Some unconscious gestures also conveys one state of mind. For example, glancing at watch is interpreted as a sign of disinterest. मैं किसी से बात कर रही हूँ और बार बार वॉच देख रही हूँ, ठीक है, मीन्स व्हाट कि आप या तो बहुत जल्दी में हो या सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते हो। तो दिस इज योर बॉडी एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स, है ना, कि आप बहुत जल्दी में हो और बार बार वॉच देख रहे हो, मतलब आपको जल्दी में कहीं जाना है और सामने वाला आपको अननेसेसरी अपनी बात बताए चले जा रहा है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? तो ये आपके बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स बताते हैं कि भाई एक्चुअल में आप क्या करना चाह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो डिपिक्ट कर रहे हो वो आपके एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। ओके जी। नाउ वॉइस, Voice means what? Non-verbal speech as a tone, pitch level, volume, modulation, rhythm and rate are essentially element of communication. And obvious सी बात है कि यदि आप जब बातचीत करते हो तो आपके टोन, पिच लेवल, वॉल्यूम, रिदम, फ्लुएंसी, ये सब मैच करना चाहिए। ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अभी सपोज मैं ही कोई चीज़ आपको बहुत धीरे 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 समझा रही हूँ, एक ही टोन में समझा रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बता रही हूँ और उसको अपने फिंगर से पॉइंट कर रही हूँ, स्टार बना रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, तो मेरे बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स आपको ये चीज़ें बता पा रहे हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये आएगा एग्जाम में। जो नॉर्मल पॉइंट्स उसको नॉर्मली मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको समझ में आ रहा है मेरा टोन, वॉइस, वॉल्यूम, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि रिसीवर को चीजें एकदम क्लियर हो जाए, उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि व्हेन वी स्पीक अदर पीपल रीड आवर वॉइसेस इन एडिशन एंड लिसनिंग टू द अदर वर्ड्स, है ना, एंड दिस नॉन वर्बल साउंड्स प्रोवाइड सब्टल बट पावरफुल क्लूज टू अदर ट्रू फीलिंग्स एंड व्हाट वी एक्चुअली मीन। फॉर एग्जाम्पल, द टोन ऑफ वॉइस कैन इंडिकेट sarcasm, anger, affection or confidence. Sometimes it
शोज ना, आप कभी कोई बात बोलते हो अपनी और यदि आप उस चीज को लेकर 100% कॉन्फिडेंस हो तो एक अलग ही आपका स्वैग होगा बात करने का। लेकिन वही किसी चीज में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप थोड़े डरे सहमे से या स्लो वॉइस में बात करोगे। तो ये तो भाई देखकर ही इंसान को समझ में आ जाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने उस टॉपिक को लेकर या अपने उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर, है ना। जिसमें आप परफेक्ट होते हो तो उसको आप कॉन्फिडेंटली शो करते हो। सो दिस शोज दैट योर लैंग्वेज। नाउ बॉडी लैंग्वेज की बात कर ले तो बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स, सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में ही आती हैं। स्टैंडिंग इरेक्ट एंड लीडिंग फॉरवर्ड कम्युनिकेट्स टू लिसनर दैट द अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स स्ट्रेथन योर स्पीच। फॉर एग्जाम्पल इन डिक्लेमिनेशन कॉन्टेस्ट, if your body language reflects confidence, your speech will have a greater impact on the audience as well as on the judges। वही लाइन हो गई, यदि मैं आपको सारी चीजें कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ, इट मीन्स समझा पा रही हूँ, इट मीन्स कि आई एम हैविंग सो मच कॉन्फिडेंस, आई एम हैविंग सो मच एक्सपीरियंस अबाउट दिस कि स्टूडेंट्स को कैसे समझाना है, किस लैंग्वेज में समझाना है, किस तरीके से समझाना है जिससे कि वो आंसर एग्जाम में लिखकर आए, एग्जाम को फोड़ कर आए, पूरे फुल मार्क्स लेकर आए। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो दिस इज आवर बॉडी लैंग्वेज कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स, सारी चीजें करेक्ट होना चाहिए। ओके जी। नाउ आई गेस की बात कर ले तो आई गेस में वही आ जाता है, ना तो किसी को घूर कर देखना है, ना किसी को ऐसा करना है कि आप एक, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में 4 रोज है, अब कोई टीचर क्लास में आया और सिर्फ 2 ही रो के बच्चों को पढ़ा रहा है। ये जनरली जो होता है क्लास में वो क्या होता है कि आगे की रो के जो बच्चे बैठे रहते हैं बेटा वो हमेशा फर्स्ट बेंचर कैसे होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, टॉपर्स होते हैं। तो भाई जो भी टीचर आता है वो फर्स्ट बेंच को, सेकंड बेंच को पढ़ा के चला जाता है। लेकिन बैक बेंचर्स जो होते हैं वो जनरली कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, तो टीचर्स उन तक ध्यान नहीं दे पाते हैं। जनरली क्लासेस में ये देखा जाता है ना। तो वो अल्टीमेटली उनके किसी भी काम में लगे होते हैं, मस्ती करने में लगे होते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि आपका जो अटेंशन है, आपका जो आई गेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, सबके साथ में इक्वल होना चाहिए, ताकि एक एक बच्चा, एक एक लिसनर जो आपकी बात को सुन रहा है वो अटेंटिवली सुन सके। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है कि द मूवमेंट ऑफ आईज लाइक लुकिंग, स्टारिंग एंड ब्लिंकिंग इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई गेज ऑल्सो डिटरमाइंस इफ समवन इज बीइंग ऑनेस्ट और नॉट। आपकी आंखों से सारी सच्चाई पता चल जाती है, ये मान लो, है ना। आप भले कुछ कहो ना कहो, लेकिन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो आंखें है ना, वो काफी चीज बता देती हैं। ठीक है जी, ये सच है, ये ट्रुथ है। Now physical contact. Communicating through physical contact is another essential non-verbal behavior. Sometimes our touch may be able to express the feeling more effectively than the words. अभी देखो for example कि आप बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो, आप घर गए, स्कूल में आपको बहुत डांट पीटी है या आपको प्रिंसिपल से नोटिस मिल गया है, मतलब कुछ ऐसा नहीं गलत हुआ जो आप नहीं चाहते थे वो हो गया, अब आप बहुत सैड हो, घर गए बहुत सैड वॉइस में बात कर रहे हो मम्मा से और बहुत सैड हो, तो क्या होगा, यदि आप गलती से रो भी दिए तो आपकी मदर आपको हग करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी मदर आपके आंसू पोंछेगी। तो एक वो जो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब दूसरी चीज कि सपोज आप कोई स्पोर्ट्स जीत कर आ चुके हो, भाई यू आर द विनर ऑफ द टीम, तो आपके जो बेसिकली टीचर्स है वो आपकी पीठ थपथपाते हैं, वाह शाबाश क्या काम करके आए हो। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल कांटेक्ट जो क्या करता है बेसिकली यहाँ पर किसी के भी कम्युनिकेशन को, एक जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। सो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि अ वार्म हग फ्रॉम अ मदर कंसोल्स अ चाइल्ड whereas a firm grip of mother show her control to prevent the child from doing something wrong। अब वही कुछ गलत भी करते तो एक जोर से चांटा भी पड़ता है कि नहीं भाई। मदर की डांट तो हर किसी को पड़ती है, मुझे भी पड़ी है, आपको भी पड़ती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि अपनी मम्मी से मार नहीं खाता हो, डांट नहीं खाता हो, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा गलती करोगे तो चांटा भी पड़ेगा। तो दिस ऑल आर दी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। ओके जी, तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो ड्रेस एंड अपीयरेंस क्या होता है। अभी सबसे बड़ी बात तो यही होती है बेटा, जैसे कपड़े पहनोगे, जैसा आपका अपीयरेंस होगा, वैसा ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वैसे ही आप बातचीत करोगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आप स्कूल जाते हो तो आप प्रॉपरली यूनिफॉर्म में ड्रेसअप होके जाते हो, आयरन यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, 2 चोटी वगैरह लड़कियां बना के जाती है गर्ल्स, है ना, प्रॉपर टाई बेल्ट वगैरह लगा के, शूज पॉलिश वगैरह करके प्रॉपर एक ड्रेसअप में जाते हो, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है भाई। कोई भी टीचर, कोई भी मॉनिटर, कोई भी वॉलंटियर आपको टच नहीं कर सकता, आपको बोल नहीं सकता है कि आपकी यूनिफॉर्म खराब है, आपने 2 चोटी नहीं बनाई है, रिबन नहीं लगाया है। लेकिन वही जब आप ड्रेसअप होके नहीं जाते हो प्रॉपरली, तो आपका जो अपीयरेंस रहता है वो कहीं ना कहीं
गलत होता है। गलत इन द सेंस कि आप डरे हुए रहते हो कि कहीं कोई आपको टोक ना दे, कहीं आपको पनिशमेंट ना मिल जाए, है ना। सपोज आपने रिबन्स नहीं लगाया, आपने 2 चोटी नहीं बनाई, या आपका यूनिफॉर्म आयरन नहीं है, या गंदा हो रहा है यूनिफॉर्म, या शूज गंदे हो रहे हैं, आपने पॉलिश नहीं कर पाए हो, तो वहां पे आपका जो ड्रेसअप है, अपीयरेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो एक लेवल पे आके लूज हो जाता है, ठीक है। सो इन ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द अपीयरेंस ऑफ बोथ द स्पीकर्स एंड सराउंडिंग प्ले अ वाइटल रोल इन द क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल अ वेल ड्रेस्ड पर्सन गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ द पोजिशन एंड पावर, thus generating respect from others. Okay? अब वही इंटरव्यू के लिए यदि कोई पर्सन जाता है, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रॉपर ड्रेसअप होके जाता है, क्योंकि आधी से ज्यादा चीज इंटरव्यूअर उसका लुक देखकर ही डिसाइड कर लेता है कि ये बंदा कैसा होगा। बाद में फिर उसके शब्दों पर आते हैं। तो बेटा जी वही बता रही हूं कि शब्द तभी निकलते हैं मुंह से जब आपका लुक पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है जी। तो आपका लुक, आपका ड्रेसअप, आपका अपीयरेंस पहला इंप्रेशन डालता है, दूसरा इंप्रेशन आपके वर्ड्स होते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ फैक्टर्स या कुछ फीचर्स है जो हम डिस्कस कर लें। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्बल मैसेज, ऑब्वियस सी बात है। फिजिकल गेस्चर्स ग्रेटली हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, स्पेशली डीफ पीपल। अभी देखो, जो बेचारा सुन नहीं सकता तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन तो काम का ही नहीं है मैम। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज का यूज करते हो, वो भी अलग लैंग्वेज होती है जिसमें आप साइंस का यूज करते हो। तो यहाँ पे आप बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू ही सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो। इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नॉन वर्बल मैसेज, लीविंग अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इशारों में जो बातचीत होती है ना, उसको सही तरीके से समझा जाए, हमेशा ये सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में बैठे हो, अपने दोस्त को बोल दिया भाई कि तू पहला चैप्टर पढ़िया ना, मैं दूसरा चैप्टर पढ़ के आ जाऊंगा। होता है कि नहीं? होता है। जल्दी बताओ, होता है ना ऐसा? सपोज 2 चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं, अब आपने बोला कि भाई पहला चैप्टर क्लास 9th का एक तू पढ़िया ना भाई, और दूसरा मैं पढ़ के आ जाऊंगा, दोनों तो पास पास में बैठे हैं, बढ़िया से चीटिंग कर लेंगे। अब पता चला कि क्लास में टीचर ने दोनों को अलग अलग बैठा दिया। अब आप दूर से लगे हो इशारेबाजी में, उसने बोला पहले एमसीक्यू का 4th आंसर है, आपने समझ लिया 4th एमसीक्यू का पहला आंसर है। समटाइम्स इट हैपन। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो आपकी बॉडी गेस्चर, पोस्चर्स के थ्रू जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा था इशारेबाजी में, वो गलत भी हो सकता है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट हो सकती है। लॉन्ग कन्वर्सेशन यहाँ पर बेसिकली बात करें एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं हो पाता है समटाइम्स, है ना। अब लॉन्ग बातें करनी है आपको, तो कितना आप बॉडी लैंग्वेज के फॉर्मेट में बात कर पाओगे। लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए तो ओरल और रिटर्न ही बेस्ट होता है। डन, आ चुके हैं अब हम लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका नाम है विजुअल। अब इसमें ना कोई वर्ड्स का यूज करोगे और ना कोई बॉडी मूवमेंट्स का यूज करोगे। तो मैम अब ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? यहाँ पे हम चीजों को देखकर एनालाइज करेंगे। देखो, पहले के जमाने की यदि बात करूं, एंशियंट टाइम पे चली जाती हूँ मैं कुछ देर के लिए, जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, इसके पहले की बात है ना। आदिम मानव का जो टाइम था, वहां पे वो लोग पत्थरों पे कुछ इमेजेस बनी होती थी। खजुराहो वगैरह में भी जाते हो तो पत्थरों पे कुछ इमेजेस बनी होती है। वो लोग लैंग्वेज थोड़ी ना समझते थे, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस तो अब डेवलप हुई है कुछ सालों के पहले ही। मतलब बात करें हम तो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई जब से लैंग्वेजेस की इन्वेंशन हुई। उसके पहले लैंग्वेजेस थी क्या? नहीं ना। कैसे आप चीजों को समझते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे? तो आप इमेजेस को, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को देख देख कर ही चीजों को कम्युनिकेट कर पाते थे। तो इसी कम्युनिकेशन को बेटा जी विजुअल कम्युनिकेशन कहा गया है। तो एनी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, जहां पे आप चीजों को देखते हो और देखकर आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। तो दिस इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व द जुडिशियस यूज ऑफ विजुअल एड्स। इसमें आपके विजुअल एड्स आ जाते हैं टू मेक अ पेनिट्रेटिव एंड लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द रिसीवर माइंड्स। जैसे अगर हम विजुअल एड्स की बात कर लें तो ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, व्हाइट ब्लैक बोर्ड्स, मॉडल्स, पेपर हैंडआउट्स एटसेट्रा, जितने भी पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्मेट में जो कम्युनिकेशन होते हैं, मार्क दिस लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो वो सभी आपके विजुअल कम्युनिकेशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैसेज इफेक्टिवली ट्रांसफर हो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के विजुअल कम्युनिकेशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये डायग्राम लगाया हुआ, अगर ये डायग्राम नहीं लगाया होता, जो अभी आप पिछले भी डायग्राम्स देख चुके हो, अगर वो इमेजेस यहाँ नहीं लगाई होती, सिर्फ मैंने कंटेंट लिखा हुआ होता, तो वो आपके लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हम इमेजेस को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो लिखे हुए वर्ड्स के कंपैरेटिवली
टेक्स्ट को समझने के कंपैरेटिवली ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस को देखकर ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। वो नहीं कहते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के, उनको सारी चीजें पिक्टोरियली दिखाई जाती, समझाई जाती, जब जाके उनका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। उन्हें ए फॉर अल्फाबेट दिखाया जाता है कि बेटा ये ABCD, उसकी राइम्स दिखाई जाती है। तो हम जब इनिशियली बच्चे थे ना, तो हमारा ब्रेन भी इमेजेस को ही प्रोसेस करता था। धीरे 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 हमारे अंदर डेवलपमेंट होते गए और आज हम किसी आंसर को देखकर, पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, ये कैपेबिलिटी जनरेट हुई। सो यदि हम बात करें, एन एजुकेटर कैन इम्पार्ट नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट इन एन इफेक्टिव मैनर विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्ट बोर्ड, पिक्चर्स, डायग्राम्स। अभी देखो फॉर एग्जांपल साइंस की बात करूं, साइंस में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम 100% आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने को आता है ना, वही लंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने को आता है, वो किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी बनाने को आता है ना। अभी मेरे को साइंस नहीं पढ़ानी पर मैं आपको बता रही हूँ। अब वो डायग्राम्स यदि देखकर आप चीजों को समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है। और आजकल तो 3D मॉडलिंग का जमाना है मैम, सारे पिक्चर्स आपको 3D मिल जाएंगे, ह्यूमन आई का डायग्राम आपको 3D मिल जाएगा। तो वो चीज देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में कुछ चीजें समझ रहे हो, आपको हर एक एक चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड है। तो डायग्रामेटिकली जो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो इमेजेस को, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। ठीक है जी, तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, वो क्लियरली और क्विकली अंडरस्टैंड होती है रिसीवर्स के थ्रू। नाउ इट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप देम एंगेज रखने के लिए आपको ग्राफिक्स, पिक्चर्स, एड्स, डायग्राम्स का यूज तो करना होता है ताकि रिसीवर आपकी बात को प्रॉपर्ली समझ सके। ओके जी, नाउ विजुअल एड्स में क्या क्या आ जाता है, ग्राफ, डायग्राम, मॉडल्स, ये सारी चीजें आ जाती है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को भी इजीली बता देता है। ठीक है, और यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। नाउ विजुअल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। अब यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली कम्युनिकेशन होता है और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। समटाइम्स कोई टफ सा डायग्राम आपने बता दिया या कुछ पिक्चर लगा दिया जो समझना डिफिकल्ट हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने लिखा कुछ और है या आपने बनाया कुछ और है और यूजर कुछ और समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 6, है ना। अब कुछ यूजर्स इसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो 9 दिखेगा, कुछ यूजर्स उसको इस तरफ से देखेंगे तो 6 दिखेगा। अंडरस्टूड। सपोज मैंने यहाँ पर एक पानी का ग्लास बना दिया और जिसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। अब इसको पढ़कर, इस इमेज को देखकर सीखने का नजरिया सबका अलग अलग होगा। मैं बोल रही हूँ कि ये जो ग्लास है वो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑफ वाटर है। आप बोलोगे कि मैम ये ग्लास हाफ एम्प्टी है ना। तो चीजें देखकर समझना कभी कभी डिफरेंट भी होता है। ओके, तो मेरी बात क्लियर हो गई अच्छे से। सो समटाइम्स इट इज कॉम्प्लेक्स टू। नाउ समटाइम्स विजुअल टेक्निक्स मच टाइम टू कम्युनिकेट। यहाँ पे कभी कभी टाइम भी लगता है चीजों को समझाने में। सो वी सी दैट स्किलफुल यूज ऑफ 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन strengthens the sender's message, its impact and its impact। अब क्या देख लिया हमने, तीनों मेथड्स देख लिए मैम। क्या क्या, वर्बल कम्युनिकेशन भी देख लिया, नॉन वर्बल भी देख लिया और विजुअल भी देख लिया। एंड होपफुली लगता है मुझे ऐसा कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, अभी कोई भी डाउट ही नहीं बचा होगा। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख कर आओगे, है ना। इन सम सर्कमस्टांसेस दे आल्सो सर्व द रिप्लेस ऑफ वन अदर, लाइक गैस्चर्स में बी यूज्ड रिप्लेस ऑफ वर्ड्स, फोन कन्वर्सेशन में रिप्लेस टू फेस कन्वर्सेशन टू ऐड अ पर्सनल टच इन इंटरैक्शन। समटाइम्स ये जो मेथड्स है इनको आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना। जो यहाँ लाइन लिखी हुई है कि आप ओरल कम्युनिकेशन की जगह पर रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न की जगह पर ओरल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। आप ओरल कम्युनिकेशन की जगह पर गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स का भी यूज कर सकते हो। किसी को बाय कहना है, किसी को सी ऑफ करने जा रहे हो तो बाय बोलने की जगह पर आप सिर्फ इस तरीके से भी उसको सी ऑफ कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पर हम किस मेथड को यूज करना चाहते हैं और ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी इमरजेंसी पर। ठीक है, जो हमने सबसे शुरुआत में 3 पॉइंट्स नहीं पढ़े थे उस पर आपका पूरा होल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। सो एज नॉन वर्बल क्यूज आर एब्सेंट इन रिटन कम्युनिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ओके जी, ओवरऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू अवेयरनेस अबाउट विच मैथड इज अप्रोप्रिएट इज गिवन इन सिचुएशन। बेटा जैसे सिचुएशन होगी वैसा कम्युनिकेशन हम यूज करेंगे। कुछ इमरजेंसी होगी तो ओरल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, है ना, इन प्लेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। और यदि आपको किसी चीज का प्रूफ रखना है अपने पास तो आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करोगे। नाउ द चूज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स एंटायरली द टाइप ऑफ सिचुएशन वन कम्स अक्रॉस। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प इन डीलिंग विद द पीपल इन अ मोर इफेक्टिव वे। तो इसी के साथ इस सेशन को यहां पर करती हूं दी एंड होपफुली पहला चैप्टर, चाहे आप क्लास 9th में आईटी लिया हो या एआई लिया हो या आप क्लास 10th में आईटी एआई में हो, बेटा पहला चैप्टर दोनों ही क्लासेस में 9th में 10th में पार्ट ए में आईटी या एआई हो सिमिलर है।
ठीक है जी। और पूरा चैप्टर हमने एक वन शॉट के फॉर्मेट में खत्म किया है, थोड़ा लेंथी था लेकिन होपफुली आपको मजा आया होगा और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट अभी भी होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। और डाउट सॉल्विंग सेशन में मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले नए चैप्टर के बारे में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।